वेलकम बैक टू चैनल व्हेन आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये प्रोफेशनल एथिक्स सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने शेड्यूल 1 की बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूँगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड शेड्यूल की। तो ये वीडियो जो है इसमें हम लोग पूरे सेकंड शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सेकंड शेड्यूल में हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर आते हैं 10 क्लॉज, पार्ट 2 के अंदर आते हैं 4 क्लॉज और पार्ट 3 के अंदर आता है एक सिंगल क्लॉज। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो बात करता है सी ए इन प्रैक्टिस के बारे में, पार्ट 2 जो है वो बात करता है सी ए इन जनरल के बारे में और पार्ट 3 जो है वो भी बात करता है इन जनरल। सो गाइज़, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा पैटर्न वही रहेगा। मैं वो शॉर्टकट नोट्स यूज़ करूँगा और इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। आपके पास जो भी मटेरियल है आप वो यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे जिससे कि आप इसको याद रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले मैं नोट्स में आ जाता हूँ। तो हमारे पास जो नोट्स है वो इस तरह का है, एक बार आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 पार्ट 1 के अंदर में जो 10 क्लॉज है उसको हम लोगों को इस तरीके से याद रखना है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बिना काम किए रिपोर्ट ना दें। एस्टिमेट्स में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो। यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद आता है 5 6 7 8 9, ये एक साथ है। ये है फिनांस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, फिनांस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 और सेपरेट बैंक अकाउंट हो गया आपका 10। अब मैं इन सारे वर्ड्स को डिफाइन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट का मटेरियल। तो गाइज़, ये रहा हमारा सेकंड शेड्यूल। सो सेकंड शेड्यूल के अंदर हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 की। ये बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सबसे पहले देखते हैं क्लॉज 1 क्या बोलता है। क्लॉज 1 बोलता है डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन, मतलब अ सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise। सो गाइज, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने किसी भी क्लाइंट के पास में इंगेजमेंट ली हुई है और उसका इन्फॉर्मेशन किसी और को बता देते हैं या उसके कॉन्सेंट के बिना किसी और को बता देते हैं, मतलब अगर उसने कॉन्सेंट दे रखा है तब तो हम लोग किसी को बता सकते हैं, अगर उसने कॉन्सेंट नहीं दिया है और हम लोग किसी और को बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये अदरवाइज़ भी बात कर रहा है। अदरवाइज़ में आता है अदरवाइज़ देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब अगर हमें कोई लॉ बोल रहा है कि आपको बताना होगा तब तो आपको बताना ही है। ये इस क्लॉज में लिखा है। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। सो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन आता है बहुत ही कॉमन कि किसी सीए को बुलाया गया था किसी सेमिनार में, तो उसने वहाँ पे अपने क्लाइंट की मतलब डिटेल्स को लेके एज एग्जांपल डिस्कस कर दिया। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने क्लाइंट का जो डिटेल है वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बोलता है कि अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर कोई लॉ बोलता है कि हमें क्लाइंट की बातें बतानी है तो क्या हमें बतानी है? गाइस, हमें तब भी नहीं बतानी है, भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पॉइंट होता है लॉ में आता है वो अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। इसके अंदर क्या होता है कि ये मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि आपको ये याद रहेगा। अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज में क्या होता है कि जो मतलब लॉयर का क्लाइंट होता है, अगर उसने कोई क्राइम कर रखा है तो वो आके लॉयर को पहले बता देता है कि मैंने ये क्राइम किया हुआ है। उसके बाद लॉयर जो है वो उसको डिफेंड करने की स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में 10 लोगों को बुलाया जाता है, उनसे गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है और पूछा जाता है कि बताइए इसने ये किया या नहीं किया, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें और सीधा लॉयर को ही पकड़ के कसम खिला दे कि भाई तू कसम खा और तू ही बता कि इसने किया है कि नहीं, क्योंकि तुझे तो पता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। ये नहीं होता है क्योंकि लॉयर के पास में अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता है। तो ये प्रिविलेज कुछ हद तक हमारे पास भी होता है, सीएस के पास भी होता है कि हम लोगों को अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती है अथॉरिटीज़ के सामने। हावेवर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा क्लाइंट कोई इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन उसने किया है तो वो डिस्क्लोज़ कर दे। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम क्लाइंट को समझाएं कि आप डिस्क्लोज़ कर दो, हम लोग जाके कहीं सामने से किसी और को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्लॉज 2 पे।
तो क्लॉज 2 जो बोलता है, अच्छा एक बार देख लेते हैं इसका नाम क्या था। इसका नाम था इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बिना काम किए रिपोर्ट ना दे। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गया क्लॉज 1, बिना काम किए रिपोर्ट ना दे। अब रिपोर्टिंग के बारे में बात करेगा हमारा क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहाँ गया? सो गाइज ये था क्लॉज 2। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें भी वही होगा, कॉमन लाइन, सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म a report of an examination of financial statement unless the examination of such statement and the related record has been made by him, partner, employee or any other CA। बोलने का मतलब है कि अगर आप किसी तरह का सर्टिफिकेट इशू करते हैं अपने नाम पे या अपने फर्म के नाम पे, तो उस पर आपने काम किया हुआ होना चाहिए, या आपके पार्टनर ने काम किया होना चाहिए, या एम्प्लॉय ने काम किया होना चाहिए, या आपने कोई हायर करके सीए लाया तो उसने काम किया होना चाहिए। मतलब बिना काम किए आप कोई रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते हैं या सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्लॉज पे। ये रहा अपना थर्ड क्लॉज, अ सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट हिज नेम और the name of his firm to be used in connection with the estimates of earning contingent upon future transaction। गाइस ये सिंपल है, अगर किसी तरह कोई फोरकास्ट हो रहा है, जैसे कि हम लोग बैंक्स में बना के देते हैं एस्टिमेट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि जो बिज़नेस की अर्निंग्स है वो 10% 20% के हिसाब से बढ़ेगी और ये प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह के रिपोर्ट्स में हम लोग अपना साइन करके ये नहीं शो कर सकते हैं कि हमने वाउच करके बताया है कि ये ही प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये अनसर्टेन है। और अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट हम लोगों को देना भी है तो हम लोगों को ऐसे ही 3400 के हिसाब से देना है। ऐसे ही 3400 है जो वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जो चीज़ें परमिटेड हैं, अदरवाइज जो है वो अलाउड नहीं है, हम लोग उस तरह की रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे फोर्थ क्लॉज, सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही और हिज फर्म और हिज पार्टनर इन हिज फर्म हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब गाइस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में आपको पता होगा, जैसे समझ लीजिए रिलेटेड पार्टी, तो अगर कोई सीए या उसका फर्म जो है वो किसी अनदर फर्म जो क्लाइंट है उसमें अगर वो ऑलरेडी रिलेटेड पार्टी है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो उसके अकाउंट्स को हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें इंटरेस्टेड है, हम तो डिसीजन जो देंगे वो बायस्ड ही होगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह का इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं कर सकते हैं जिसमें हम लोग सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हैं। ओके, अब आता है हमारा फिफ्थ से पॉइंट जो हमारा एक साथ में था, जिसमें मैंने याद करने के लिए बोला था, फिनांस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। सो गाइस यहाँ पे अब हर एक वर्ड मतलब FMGIN इन सब का फुल फॉर्म है और वो क्लॉजेस के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले ये क्लॉजेज जो है ये एक साथ में मतलब आपस में को रिलेटेड भी हैं, आपको सब एक जैसा ही लगेगा, बट इसमें हल्का हल्का सा डिफरेंस है। जो हल्का डिफरेंस है वो मैं आपको बता के चलूँगा। सो गाइस सबसे पहले है क्लॉज 5। क्लॉज 5 बात करता है सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही डिस्क्लोजेज अ मटेरियल फैक्ट ये बात करता है फैक्ट्स के बारे में, मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोजर ऑफ विच इज़ नेसेसरी इन मेकिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग वेयर ही इज़ कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब देखिए सीए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर रहा है और उसने क्या किया, उसको पता है कि कोई मटेरियल फैक्ट क्लाइंट ने छुपा लिया है, मतलब कोई एक आइटम था जो कि उसने दिखाया ही नहीं है। और उसके बाद अगर ऐसा है तो सीईओ क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देनी चाहिए, एडवर्स रिपोर्ट दे देनी चाहिए, बट उसने क्या किया, क्लीन रिपोर्ट दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट ने कुछ छिपाया, सीईओ को पता था बट उसने साथ दे दिया, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 5 में वो गिल्टी हो जाएगा। ओके, अगला हम लोग आते हैं क्लॉज 6 में, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे वर्ड हमारा है फैक्ट, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में हमारा वर्ड है मिस स्टेटमेंट। देखिए, सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वहाँ पे था मटेरियल फैक्ट, यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with which
ही इज़ कंसर्न्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था क्लॉज 5 में कि मटेरियल फैक्ट था जो कि डिस्क्लोज़ किया ही नहीं गया था, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ही नहीं गया था। यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं बट हमने क्या किया, उसका अमाउंट चेंज कर दिया है या किसी और तरीके से उसको मिसलीडिंग बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दिखाया तो है बट गलत तरीके से दिखाया। अगेन सीए को ये बात पता है और क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट ना दे करके वो क्लीन रिपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे वो 6 नंबर क्लॉज में गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7th और 8th पे। 7th पे फिनांस मिनिस्टर जी फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये हमारा वर्ड है। सी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही does not exercise his due diligence or is grossly negligent in the conduct of his professional duties। देखिए ये बहुत ही वास्ट, मतलब वर्ड्स के जो मीनिंग है वो बहुत ही वास्ट है। मतलब अगर उसने किसी भी तरह की गलती की है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही डज़ नॉट एक्सरसाइज हिज ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट। गलती हो रही है तो हम लोग क्लॉज 7 तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। 5, 6 और 8 के साथ भी 7 लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको हम लोग कभी भी ग्रॉसली नेग्लिजेंट तो काउंट कर ही सकते हैं। ओके, तो इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड मीनिंग है। आप किसी भी और मतलब 5, 6 या 8 के साथ इसको आराम से लगा सकते हो, ये लग जाएगा। इनफैक्ट ये 2 के साथ भी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिनांस मिनिस्टर जी इन आई फोर हम लोगों का हो जाएगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ ये रहा। A CN factor shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information। fails to obtain sufficient information का मतलब है कि वो उसने insufficient information ली which is necessary for expression of opinion or its exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion। मतलब उसने इन्फॉर्मेशन इतनी कम ली है कि उसके बेसिस पे ओपिनियन बन ही नहीं सकता था, फिर भी उसने ओपिनियन बना दिया और क्वालिफाइड रिपोर्ट या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ना दे करके क्लीन रिपोर्ट दे दिया। अगर ऐसा करोगे तो आप इस क्लॉज में गिल्टी हो जाओगे। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की, जहाँ पे नो डिस्क्लोजर की बात करिए। मतलब हमारा कीवर्ड है नो डिस्क्लोजर। अ सीएन फैक्टर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू अ मटेरियल डिपार्चर। कुछ गलत हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, मतलब कि वो आइटम ऑब्वियसली मटेरियल तो होना ही चाहिए। 2 रुपये की गलती के लिए तो हम लोग क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर नहीं दे सकते हैं, एडवर्स नहीं दे सकते हैं। तो मटेरियल डिपार्चर हुआ है, मतलब एएस फॉलो नहीं किया गया या इंड एस फॉलो नहीं किया गया या जो भी है, मतलब कोई भी मटेरियल डिपार्चर अगर हुआ है और उसके बारे में सीईओ को पता था और उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर। मतलब हम लोग नॉन डिस्क्लोजर कीवर्ड से इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा FMGIN कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10th नंबर क्लॉज है जिसमें बात करता है सेपरेट बैंक अकाउंट की। सो गाइज इस क्लॉज में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। A CN practice shall be deemed to guilty of professional misconduct if he fails to keep money of his client other than fees remuneration or money meant to expend in a other than money meant to be expended in a separate bank account or to use such money for a purpose which they are intended within रीजनेबल टाइम। एक्चुअली ये नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से लिखा हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि सीए ने पैसे क्लाइंट ने पैसे दिए सीए को रखने के लिए, और रेमुनेशन का पैसा नहीं होना चाहिए और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैसे तो अपने होते हैं, मतलब सीए के होते हैं। तो वो पैसे का सीए अपने पैसे का जो भी करे उससे कोई लेन देन नहीं। क्लाइंट ने पैसे दिए थे किसी और पर्पज़ के लिए। मान लीजिए क्लाइंट आपको 1 लाख रुपये दे के चला गया कि इससे आप मेरे TDS रिटर्न भर दीजिएगा, तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें, अपने पर्सनल अकाउंट में ना डाल लें, उस पैसे का इंटरेस्ट ना खा लें, आप शेयर्स में लगा के पैसे को डबल ना कर लें या इरोट ना कर दें। ठीक है, मतलब आपको वो पैसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने हैं और उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है जिसके लिए क्लाइंट ने आपको दिए थे। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आप इस क्लॉज में फॉल कर जाएंगे और गिल्टी हो जाएंगे। सो गाइज़ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं। सो गाइस एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बिना काम किए रिपोर्ट ना दें, एस्टिमेट्स में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो, फिनांस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 में। रेगुलेशन तोड़कर डिस्क्लोजर बाय एम्प्लॉय गलत है, ICAI को झूठी बातें बोलकर मनी डिफल्केशन ना करें। ओके,
सो गाइस इसमें मैं एक अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 2 मतलब पार्ट 2 का क्लॉज 2 जो है डिस्क्लोजर बाय एम्प्लॉय, ये और हमारा ये सामने में जो था पार्ट 1 में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे हमारा सी ए इन प्रैक्टिस था और यहाँ पे सी ए इन जनरल है, और दोनों जगह पे डिस्क्लोजर की बात की जा रही है। और ये पार्ट 2 इन जनरल है बट यहाँ पे डिस्क्लोजर बाय एम्प्लॉय की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने ICAI मटेरियल पे। ओके, तो पार्ट 2 में भी ये बोलेगा सी एन प्रैक्टिस तो नहीं होगा, सी एन प्रैक्टिस और नॉट दोनों बोल रहा है। वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही contravenes any of the provisions of this act or regulation made thereunder or any guidelines issued by the council। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ भी अगर इंस्टीट्यूट ने बोला था और सी ने कंट्रावेन कर दिया है तो वो इस क्लॉज में फॉल कर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आर्टिकल से रिलेटेड कि आर्टिकल की इंगेजमेंट कराना, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, उसको प्रीमियम लेना यानी वो डमी के लिए फ़ीस चार्ज करना, डमी तो देना ही नहीं चाहिए तो फीस चार्ज करना, और स्टाइपेंड ना देना या टर्मिनेशन के टाइम पे उसको हैरेस करना, या जो भी मतलब आप समझ लीजिए जो इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है आपने वो नहीं किया तो आप इस क्लॉज में फॉल कर जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे वो कॉमन क्लॉज पे, क्लॉज 2 पार्ट 2 का, जो कि क्लॉज 1 पार्ट 1 से सिमिलर है। कहाँ गया वो क्लॉज, हाँ ये रहा। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी or firm or person discloses confidential information acquired in course of his employment except as and when required by law for the time being in force or except as permitted by the employer। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने परमिट किया है तब तो आपको करना ही है, और अगर आपसे किसी लॉ के अंडर पूछा जा रहा है तब भी आपको करना है, प्रोवाइडेड आप वो देख लें कि आप क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज में फॉल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, ना कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो आप इस क्लॉज में फॉल कर जाएंगे। बाय द वे ये बोलता है कि लॉ के अंडर अगर आपने किया है तो ये नहीं पकड़ेगा आपको, बट आप अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज वाले पॉइंट को कंसिडर करते हुए आप लीगल ओपिनियन में जाएं कि आपको बताना चाहिए या नहीं चाहिए, रैदर देन डिस्क्लोजिंग एक ही बार में आप जाकर डिस्क्लोज कर दें सारा कुछ। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय होते हुए डिस्क्लोज नहीं करना है, और वहाँ ऊपर क्या था कि आप प्रैक्टिस में हो और आपने प्रोफेशनली इंगेजमेंट ली हुई है तो भी आप नहीं कर सकते हो डिस्क्लोज करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज 3 फिर वही होगा, सी इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही इंक्लूड्स इन एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न और फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट काउंसिल और एनी ऑफ इट्स कमिटी डायरेक्टर डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन वटेवर। बोलने का मतलब है कि आपसे इंस्टीट्यूट ने कोई डिटेल मंगवाई थी और आपने वो फॉर्म जमा करते टाइम या वो इन्फॉर्मेशन देते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। टेक फॉर एग्जांपल MEF में इंगेजमेंट के लिए फॉर्म भरना होता है बैंक ऑडिट लेने के लिए। अब वहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने 4 साल काम किया और आप लिख देते हो मैंने 10 साल काम किया है। आपके पास में आर्टिकल है 2, आप लिख देते हो कि आपके पास में आर्टिकल है 10। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना जानते हुए भी, ऑब्वियसली आप जानबूझ के अगर कर रहे हो तो आप इस क्लॉज में फॉल कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 क्लॉज 4, सी इन प्रैक्टिस और अदरवाइज शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिफलकेट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब देखिए आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऊपर भी बोला था कि क्लाइंट ने पैसे दिए आपने बर्बाद कर दिए, यहाँ पे प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको पैसे मिले मतलब अदरवाइज देन क्लाइंट भी अगर मिल रहे हैं तो भी आप उसका डिफलकेट नहीं कर सकते हो। और एम्बेजलमेंट मतलब चोरी की बात कर रहा है, आपको किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहीं पे मान लीजिए कैशियर रखा गया था और आपने क्या किया वहाँ के पैसे उड़ा दिए, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले क्लॉज में जो पार्ट 3 में आता है। तो ये रहा, ये भी बहुत सिंपल है, ये है अदर मिसकंडक्ट के बारे में इन जनरल बात करता है। इसमें एक ही क्लॉज है और वो क्या है, कीवर्ड है मोर देन 6 मंथ। अगर आप याद करें शेड्यूल 1 में भी एंड में था, पार्ट 4 में था, वहाँ पे वो लेस देन 6 मंथ की बात करता था। जेल अगर हो गई है लेस देन 6 मंथ तो आप शेड्यूल 1 में फॉल करोगे, और मोर देन 6 मंथ हुई है तो शेड्यूल 2 में फॉल करोगे। मगर अगर जेल हो गई है आपको तो आप फॉल तो करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। सो पार्ट 3 में बोल रहा है अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन जनरल। ओके,
ये बोल रहा है member of institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he is held guilty by any civil or criminal court of for an offence which is पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। देखो अगर 6 मंथ से ऊपर है तो यहाँ फॉल करेगा, 6 मंथ से नीचे है तो शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में फॉल करेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि एक सीए है जो मतलब किसी मॉल में गया और वहाँ पे उसने कोई सामान अपने पॉकेट में डाल लिया और वो पकड़ा गया, तो उसके लिए उसको कितने दिन की सज़ा हुई ये देखते हुए 6 महीने से ज़्यादा हुई तो यहाँ लिख देंगे, 6 महीने से कम हुई तो वहाँ लिख देंगे। इस तरीके से इस क्लॉज में हम लोग इसको फिट करते हैं। सो गाइस यहाँ तक आके हमारे जो भी शेड्यूल 2 का जो भी क्लॉजेस थे वो सारे हमने ख़त्म कर लिए और 21 मिनट के अराउंड हमें लग गया है। बट आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और आप अगर इससे कुछ भी बेनिफिटेड होते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।